जो एजेंसी मुख्यमंत्री के अधीनस्थ काम करेगी, वो एजेंसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप का न्यायपूर्वक जांच कैसे कर सकती है? हम पारदर्शी जांच के हकदार हैं यहाँ के बच्चे, उनको ये हक मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जहां उनको विश्वास है, अगर सीबीआई पे विश्वास उनको नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सामने कर ले, सुप्रीम कोर्ट के जज के लीडरशिप में वो करा दे जांच। हम ये चाहते हैं। शाम के समय विधानसभा परिसर और आसपास की लाइटों को बंद करके जबरदस्त मारने का आदेश दिया गया और जम के यहाँ जो अभ्यर्थी थे या छात्र थे उनकी पिटाई हुई है। अपने ही घर के बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, या फिर इस पूरे मूवमेंट को आप दबा नहीं सकते। जो कभी प्रोटेस्ट के हिस्सा ही नहीं रहे, उनको बुलाकर वो बात कर रहे हैं। माने ये तो होता है कि ग्रुप्स में छात्रों को, युवाओं को अपनी मांग से ग्रुप में भटकाव दिखाने का कोशिश प्रारंभ कर दिया और कल अंततः अपना रूप दिखा दिया कि मैं किस रूप से पेश आना चाहता हूँ, छात्रों को कौन सा रूप दिखाना चाहता हूँ। वो लाठी डंडे का प्रयोग किया। आप कर्मचारी चयन आयोग का अभी तक कोई मेंबर या फिर उसके चेयरमैन ने रिजाइन तक नहीं दिया है, या फिर आपने उनको बर्खास्त, हम कहते हैं कि बर्खास्त करिए, रिजाइन नहीं दे, बर्खास्त करिए और उनके खिलाफ सीबीआई जांच करिए। राज्य भर में मुझे लगता है हजारों केस जो पेंडिंग है, और यही माना जाता है जिस केस को ठंडे बस्ते में डालना है वो सीआईडी को दिया जाता है। जिनको आपने पकड़ा है उन्होंने बयान में दिया है, उसके बाद भी आप इसको एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी जांच नहीं कराना चाहते हैं, तो सरकारी कटघरे में इसीलिए आती है ना। 1 से लेकर 14 तक में कहीं भी थोड़ा शक की गुंजाइश है, कोई भी है, सरकार को यह अधिकार है कि सारी चीजों पर जांच कर ले। अभी 7 साल से ये लोग चला रहे हैं। अब जो लोग एजेंडा में डेवलपमेंट जैसा विषय ही नहीं है, इन्होंने सारा चीज छल कपट से करना चाहते हैं। ये सरकार के संरक्षित जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो अब जिला का हेड कर रहे हैं, माने हेड कर रहे हैं। और अनलीगल माइंस की संख्या आप देख लो कि लीगल से ज्यादा लीगल माइंस चल रही हैं, जो खुलेआम चल रहा है, जिसको पूरे सबको पता है। मैंने पहले ही कहा है, स्टेट में टीचर्स की कमी, ये स्कूल अच्छा करना नहीं चाहते, ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं करना चाहते हैं, जो बेसिक आवश्यकता लोगों की है वहाँ इनका फोकस जीरो है। रोजगार के मूल को समझेंगे तब तो उसका आधार बनाएंगे। आज देखो 7 साल से ये सरकार 3 लाख गवर्नमेंट नौकरी को बेच रही है। एक थाना का शिकायत, एक माइंस का शिकायत तक एक आम लोग नहीं कर सकता है, ऐसा इन्होंने धनबाद के अंदर बना के रखा था। हम पिछले 5 साल में मैं बोला था कि 50,000 नौकरी नहीं दे पाएंगे। मैं हाउस में इनको बोला था कि हम आपको देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप 50,000 नौकरी नहीं दे पाए 50,000 लोगों को नौकरी। 1,68,000 भरना, 2000 में इतनी गलतियां, इतना लूट मचा के रखे हैं। 1,68,000 पद भरते भरते ये दुकान में, इनकी दुकान कब सजेगी? देखो टुकड़ा में बांट रहे हैं, 200 अभी, 400 अभी, 600 अभी, तो पूरा 1,68,000 को पहुंचाने में ये पूरा 5 साल गुजारने की तैयारी में। यहाँ तो ये भी नहीं पता चलता है पार्टी का विधायक कौन आएगा। 7 लोग चलते हैं, 1 लोग कोई भी आ जाता है और पब्लिक को पार्टी के लिए उसको मानना पड़ता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री कौन आएगा इन लोगों को पता नहीं रहता है। भाई मेरा लीडर, मेरा भाग्य विधाता कौन होगा, वो पब्लिक को जानने का हक है ना। थोड़ा इस प्रणाली में अब थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो पहले लीडर्स को होना चाहिए कि नेता कौन। जब भी किसी सरकार ने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, आंदोलनकारी का तंबू उखाड़ने का प्रयास करेंगे तो सरकार का तंबू उखड़ गया, ये रिकॉर्ड है। इनका आंदोलन ना कुचला जाए, इनके आंदोलन पे सरकार का कुप्रभाव ना पड़े, ये सपोर्ट तो हम लोग करेंगे। कोई एक व्यक्ति जिसको काम के लिए जाना जाता है वो व्यक्ति हम ही होंगे और कोई दूसरा आसपास नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं, पिछले कई दिनों से हूं, और यहां कल छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उनके प्रोसेशन के दौरान, मार्च के दौरान, उसको लेकर के उबाल है, बवाल है, छात्रों के भीतर आक्रोश है। और इस आंदोलन के लंबा चलने और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं, और इसकी धमक देश की संसद के भीतर भी आपको सुनाई पड़ रही है। अपोजिशन कह रहा है कि देश के गृह मंत्री, दिल्ली में छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ या पैलेट गन से गोलियां चली, उसको लेकर कथित तौर पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि झारखंड के भीतर, जहां इंडिया अलायंस या झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कांग्रेस और बाकी दलों की गठबंधन सरकार है, उसने छात्रों पर जो लाठियां चलवाई हैं उस पर भी उसकी जवाबदेही बनती है। दिल्ली बनाम रांची, लेकिन सवाल यह है कि दोनों जगह छात्र हैं, दोनों जगह उन पर ज्यादती हुई है और दोनों जगह पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। अभी मैं जहां बैठा हूं, ये रांची का बाहर का इलाका है,
और मेरे साथ झारखंड के बड़े जनाधार के नेता, आंदोलनों से निकले हुए नेता, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री और यहाँ के कई तरह के सवालों के साथ लगातार अपना संपर्क रखने वाले सुदेश महतो जी हैं। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जसवंत जी, आपका भी हमारे रांची में। अभी मैं सरकार की तरफ से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहा था कि हमने तो लाठियाँ चलाई ही नहीं, बच्चों की तरफ से जूते चप्पलें फेंकी जा रही थीं, लेकिन पुलिस ने संयम बरता। मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे यहाँ के एक लीलाकार हैं, मतलब कलाकार भी हैं, तो उनका बयान दिन में 5 बार बदल सकता है, 5 बार उनका बयान बदलते रहता है। फिर भी अगर मैं पद में है तो जवाबदेह के हैसियत से अगर मैं एक बात बोलूं कि हमने गोली नहीं चलाई या फिर लाठी नहीं चलाई, बोले उन्होंने शायद लाठी नहीं चलाई, तो उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप उस इसी को कवर करने के लिए आए, इस आंदोलन को आप देख रहे हैं। कल जिस रूप से जितने धैर्य के साथ 17 दिन से यहाँ अनशन चल रहा है, अगर तुलनात्मक आप दिल्ली के साथ करेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। जिस रूप से ये लोग पहुँचे भी थे, विधानसभा घेराव क्यों किया जाता है? अपनी बात को नज़दीक तक ले जाने की कोशिश होती है। जब सरकारें बात नहीं सुनती है तो एक मुस्त रूप से सदन में सरकार बैठती है और विपक्ष भी बैठता है, जहां राज्य के 81 मेंबर वहां बैठे हुए हैं जो असेंबली मेंबर हैं, और ये पूरे राज्य का सवाल है, हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। तो ये कोशिश रहती है कि हम विधानसभा घेराव करें, तो घेराव करने का मतलब होता है कि हमारी आवाज़ नज़दीक तक पहुँचाएँ, यही रहती है तैयारी। इसी मकसद के साथ गए थे सारे, और अंततः शाम तक सारे लोग धैर्य में थे। जो सूचनाएं वहाँ पर है, जो फुटेज है हम लोग के पास, वो फुटेज ये है कि शाम के समय विधानसभा परिसर और आसपास की लाइटों को बंद करके ज़बरदस्त मारने का आदेश दिया गया, और जम के यहाँ जो अभ्यर्थी थे या छात्र थे उनकी पिटाई हुई है। और जहाँ तक उनका माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं, माननीय मंत्री जी को प्रत्यक्ष फुटेज निकाल के देखना चाहिए कि कौन किस पर वार कर रहा है, ये उनके पास है। और इस रूप से केवल बयानबाजी से अपने ही घर के बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, या फिर इस पूरे मूवमेंट को आप दबा नहीं सकते, या मूवमेंट से हाथ या चेहरा हटा नहीं सकते हैं आप सरकार। मुख्यमंत्री को भी मैंने उनके सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि दरअसल संवाद से, भरोसे से, बातचीत से, विश्वास के माहौल में इस तरह के मामलों का समाधान निकल सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री शब्दों का चयन 2 दिन से बड़ा अच्छा हो रहा है। मैसेज बहुत अच्छे दिए जा रहे थे 2 दिन पहले कि मैं भी इसी उम्र से आता हूँ और मैं संवेदनशील हूँ, छात्रों के पक्ष में हमारा न्याय होगा, हम न्याय करके दिखाएंगे। ये बातें आ रहे थे, हम लोग बड़ा आश्वस्त थे कि मुख्यमंत्री बड़ा गंभीर होकर इन विषयों पर गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं। लेकिन जो कल शाम तक का उनकी गंभीरता जो थी वो दिख गई। उनकी गंभीरता छात्रों को रगड़ने में थी, छात्रों को उस मुद्दे से भटकाने में थी, और उसका प्रयास वो किए हैं। उन्होंने सबसे पहले छात्रों को अलग अलग छात्र इकाई से मैंने बात करने की बात कही कि मैं छात्रों लोगों से पूछूंगा। एक छात्र संगठन है जो उनके दल का है, एक छात्र संगठन है जो कांग्रेस का है, उन्होंने उनको बुलाया जिन्होंने कभी भी इसका डिमांड ही नहीं किया, जो कभी प्रोटेस्ट के हिस्सा ही नहीं रहे, उनको बुलाकर वो बात कर रहे हैं। माने ये तो होता है कि ग्रुप्स में छात्रों को, युवाओं को अपनी मांग से ग्रुप में भटकाव दिखाने का कोशिश प्रारंभ कर दिया, और कल अंततः अपना रूप दिखा दिया कि मैं किस रूप से पेश आना चाहता हूँ, छात्रों को कौन सा रूप दिखाना चाहता हूँ। वो लाठी डंडे का प्रयोग किया उन्होंने। आज मैंने दिन में देखा कि आप जयराम सिंह मुंडा स्टेडियम में थे, छात्रों के बीच थे, देर तक आपने बातचीत की। इससे पहले तक मैंने किसी भी राजनेता को उस मंच पर जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन लाठीचार्ज के बाद अलग अलग दलों के नेताओं का जाना वहाँ शुरू हो गया है। क्या बातचीत आपने की? देखो, मैं चूँकि कल की घटना के बाद ये मेरा फर्ज बनता था कि अपने स्टूडेंट के साथ, अपने अभ्यर्थियों के साथ जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मिलना। कई घायल थे, मैं उनसे भी मिला, कई चोट लगा था, उनसे मिलना जरूरी था, और उनका धैर्य ना टूटे ये भी ज़्यादा जरूरी था। जिस रूप से वो लड़ाई में शामिल हैं, खुद को रखा है, जिस रूप से लड़ाई को इतना अच्छा स्वरूप में ले गया, देश दुनिया देख रही है उनको, तो ये बहुत ज़रूरी समय था कि उनके मनोबल को ऊंचा किया जाए। उनके पास जाने का, बैठना, उनसे संवाद करना, उनका हौसला बढ़ाना, ये ज़रूरी था आज।
मैं यहाँ कई दिनों से हूँ और जब से मैं उनके साथ हूँ लगातार कहते रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज से अपने आप को इसलिए दूर रखा कि ऐसा ना कहा जाए कि ये तो अलग अलग राजनेताओं के ज़रिए आगे बढ़ाए गए लोग हैं, इनका पॉलिटिकल एजेंडा है और उसमें हमारी जो अपनी बात है, हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो तकलीफ़ परेशानी है वो दब करके रह जाएगी। हम जो चाहते हैं अपने जीवन करियर के लिए वो आगे अपना रास्ता नहीं हासिल कर सकता है। अब इसीलिए जयराम महतो को बाहर रखा था। अब जब अलग अलग राजनेता पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ जुड़ जाएंगे तो जिस बात से वो पहले अपने आप को दूर रख रहे थे, जिस बात की आशंका थी उनके मन में, फिर अब वहीं आकर के वो खड़ा हो जाएंगे। इस बात से आप सहमत हैं? देखो, ये लड़ाई को मैंने शुरू दिन से ही कहा था कि छात्र ही और छात्र एजेंडा को लेकर खुद लीड ले रहे हैं, तो ये लड़ाई उनके हाथ में ही रहनी चाहिए। इसीलिए प्रारंभ में भी कई लोग गए हैं, प्रारंभ में भी कुछ लोग जाने की कोशिश की, कुछ लोग जिनका नीति है इस तरह के चीज़ों को लेकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाना ये रहता है, वो लोग भी काफ़ी हावी होने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने बिल्कुल से उन्हें हावी होने का मौका नहीं दिया। मैं कल भी मैं देखा कि ये लड़ाई उनकी होनी चाहिए, लीडरशिप उनका होना चाहिए, नेतृत्व उनका आना चाहिए, सब्जेक्ट उनके होने चाहिए। जब 2-3 राउंड की बातें हुई, वो बातों को भी जिस रूप से इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, अपनी बात को रखा, तो बिल्कुल उसी रूप से जा रहा था। आगे भी मेरी कोशिश है कि बाकी लोग को इससे बचना चाहिए और इनको जो सपोर्ट चाहिए, इनको मॉरल सपोर्ट चाहिए, इनको जिस तरह से भी लड़ाई में ये चाहेंगे वो सपोर्ट के लिए रेडी रहना चाहिए, ना कि इसका पॉलिटिकल कलर देना चाहिए। मैं आज भी इसका पक्ष में हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप लगातार सरकार में लंबे समय तक रहे हैं, यहाँ के बहुत बड़े राजनेता हैं, जैसे ख्यांते की गिरफ्तारी हो गई, वो चीफ सेक्रेटरी भी थे राज्य में और वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे। सीआईडी के ज़रिए जांच सरकार चाहती है, करवा भी रही है, वो सीबीआई के ज़रिए नहीं जा रही है। ख्यांते की भूमिका इस धांधली में, नौकरियों की खरीद फरोख्त में कितनी है? देखो, एक तो जेपीएससी है और एक कर्मचारी चयन आयोग है। जेपीएससी की जो शिकायत जो आई है उसके ऊपर आपने उसके चेयरमैन जो रहे हैं ख्यांगते जी, पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं, उनके मेंबर्स इन जनरल इस्तीफा दे देते हैं, ख्यांगते जी से आप पूछताछ करते हैं, तो ये सब चीज़ों में आप देखेंगे कि वो सही दिशा में नहीं जा रही है चीज़। आप कर्मचारी चयन आयोग का अभी तक कोई मेंबर या फिर उसके चेयरमैन ने रिजाइन तक नहीं दिया है, या फिर आपने उनको बर्खास्त, हम कहते हैं कि बर्खास्त करिए, रिजाइन नहीं दे, बर्खास्त करिए और उनके खिलाफ सीबीआई जांच करिए। आपकी एजेंसी जो जांच कर रही है, सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इस प्रदेश में हमें जाना पड़ेगा, ये सीआईडी कितने जांचों को अंजाम दिया है, कितने केस उनके पास पेंडिंग है। मैं गृह मंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं, इनके चलने के लिए गाड़ियां नहीं थी। सीआईडी के ऑफिसर कहीं जाएंगे, कहीं से इनपुट लेके आएंगे, ऐसी अवस्था प्रदेश के अंदर नहीं थी। मैं पहली बार आया था तो पहली बार इन्हें मूव करने के लिए मैंने मोटरसाइकिल का प्रावधान किया था। इनके पास जो एक एजेंसी के पास जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो है नहीं। राज्य भर में मुझे लगता है हजारों केस जो पेंडिंग है, और यही माना जाता है जिस केस को ठंडे बस्ते में डालना है वो सीआईडी को दिया जाता है। आपने ये एजेंसी चुना, अब मेरा सवाल ये है कि एजेंसी जो आपके अधीनस्थ काम करेंगे, जो एजेंसी मुख्यमंत्री के अधीनस्थ काम करेगी, वो एजेंसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप का न्यायपूर्वक जांच कैसे कर सकती है? वो जांच हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले कि हम लोग ने कहा कि एजेंसी वो बाहर के एजेंसी को दीजिए। हमने सीबीआई से जांच करने का आग्रह किया है। आप सीबीआई से इसको जांच कर देने में सरकार कोताही क्यों बरत रही है? सुदेश जी जो कह रहे हैं, तो समझाता हूं आपको कि राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए 2 तरह की व्यवस्था है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके जरिए गेजेटेड रैंक के अधिकारियों या डॉक्टरों की नियुक्ति होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके जरिए बाकी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। 90% जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उनके लिए जो परीक्षाएं होती हैं, नियुक्तियां होती हैं, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से होती हैं। आप कह रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हुई धांधली और नियुक्तियों के लिए भी सीबीआई जांच करवाइए। बिल्कुल से दोनों की बात कर रहे हैं, उनकी परीक्षाओं को रद्द करना, जैसे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एजेंसी के थ्रू कराया गया। पहली बार ऐसा स्टेट में हुआ जो सीधे पीएससी या फिर अपना जैसी लोग ने एग्जाम नहीं लेके एक एजेंसी लाया। एजेंसी जो हायर किए हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को लेके आए हैं। एजेंसी में जो लोग पकड़ाए हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो वहाँ रहे हैं, वो लोग ने उसके बारे डिटेल बताया कि किस रूप से
लोगों का चयन हुआ है, कितना मुद्रा क्या रेट रखा गया, ये सारी चीजें जब सार्वजनिक हो चुकी है उसके बाद भी आप नहीं करना चाहते हैं। ये सभी चीजें सार्वजनिक हुई हैं, बयान में आया है, जिनको आपने पकड़ा है उन्होंने बयान में दिया है, उसके बाद भी आप इसको स्वतंत्र एजेंसी जांच नहीं कराना चाहते हैं, तो सरकारी कटघरे में इसीलिए आती है ना। दो जगहों पर मुझे पेच फंसा हुआ लग रहा है। एक तो सीबीआई के हवाले जांच करो, और दूसरा जो ये सीजीएल का मामला है कि सीजीएल की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, सरकार कह रही है। जितने लड़कों से मैं बात कर रहा हूं वो कह रहे हैं सर सारी धांधली तो सीजीएल के भीतर है, यहाँ भी उतनी ही बड़ी धांधली है जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन। बड़ी संख्या है धांधली की, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम ज्यादा बच्चे उसमें लिखे हैं और उसकी संख्या, नियुक्ति संख्या ज्यादा है, उस पर जांच। जबकि कोर्ट ने भी इस विषय पे अपना बात रखा है कि नियुक्ति के समय ही उन्होंने कहा था कि अगर जांच इस नियुक्ति को प्रभावित करेगा, ये कोर्ट ने लिखा हुआ है कि अगर जांच इनके विरुद्ध आ गया तो नियुक्तियां प्रभावित होंगी। तो ये जांच करने वाली एजेंसी पर ही जब सवाल है तो आप उस एजेंसी से हटकर जांच करा लीजिए ना। सरकार क्यों बचना चाहती है, क्यों नहीं कराना चाहती है सीबीआई से जांच, क्यों डरती है सरकार? मैं जिन लड़कों से बात कर रहा था उन्होंने कहा कि सर 2025 में सीजीएल की परीक्षा हुई थी और उसमें धांधली की जांच सीआईडी कर रही थी। सीआईडी ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उसने कहा कि 135 के आसपास गेस्ट क्वेश्चंस दिए गए कुछ लड़कों को, जिनको अलग जा करके तैयारी करवाई गई उनकी, और उन 135 में लगभग 120 सवाल आ गए, यानी कुल मिलाकर के पर्चा मोटे तौर पर लीक कर दिया गया। और रिपोर्ट जो है वो कहती थी कि हाँ ऐसा हुआ है। रिपोर्ट को किनारे कर दिया गया, वो टीम जो थी वो डिसमेंटल कर दी गई, नई टीम बना दी गई। तो आपको लगता है कि क्या ऊपर तक जो ये पूरा एक सिस्टम खड़ा है भ्रष्टाचार का, नौकरियों की खरीद फरोख्त का, वो बहुत मजबूत है यहाँ? बिल्कुल से इन्होंने इसको नापोषित करने का काम कर रहे हैं। उनको केवल नियुक्त नहीं किया, एजेंसी लेके आए, उनका भरण पोषण भी ये सरकार कर रही है। इसीलिए तो ये लड़के खड़े हैं और ये न्याय की मांग कर रहे हैं। और जब तक ये नहीं होता है तो कभी भी ये स्वच्छ जांच प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इसकी जांच थर्ड एजेंसी से नहीं होती है। मतलब सीबीआई, बेसिकली सीबीआई से हम लोग मांग कर रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि चूंकि आप 2000 से लेकर के 2019 तक सरकार में रहे हैं, आप, मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र के यहाँ के मंत्री भी रहे। जब 2000 में सरकार शुरू हुई एनडीए वाली, तो बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा की सरकार में भी आप रहे। फिर उसमें समर्थन था एक तरीके से, कभी बाहर कभी अंदर। नहीं, मैं था ही नहीं कभी। आप नहीं थे, ठीक है। लेकिन 2019 तक की सरकारों में आप कहीं ना कहीं रहे। शिबू सोरेन की सरकार में भी आप थे, मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री आप शिबू सोरेन की सरकार में ही बने। हेमंत जी, हम रघुवर जी के साथ हम लोग दोनों उप मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा जी के साथ उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हम शिबू सोरेन जी के साथ रघुवर जी और हम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सरकार जब भी हमारा रहा एनडीए का, तो हम हैं यहाँ पर। जो पहली और दूसरी परीक्षा हुई थी पीएससी वाली, पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें यही सारे आरोप थे कि पर्चा लीक कर दिया गया, नौकरियों को बेच दिया गया, धांधलियाँ हुई। जसवंत जी, कोई भी, मैं तो आज बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, 1 से लेकर 14 तक में कहीं भी थोड़ा शक की गुंजाइश है, कोई भी है, सरकार को ये अधिकार है कि सारी चीज़ों पर जांच कर ले। हम पारदर्शी जांच के हकदार हैं, यहाँ के बच्चे, उनको ये हक मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, हम चाहते हैं हो, जहाँ भी बातें कुछ भी उठ के आती है, किसी का भी मामला हो, आना चाहिए और जांच होनी चाहिए। आपका विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि दरअसल जब उस समय धांधलियाँ हुई तो फिर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई। सीबीआई ने 50 अधिकारियों, नेताओं या उस तरह के जो मजबूत लोग हैं जिनकी उसमें मिली भगत थी, उनको चार्जशीट किया। मुकदमा आज भी चल रहा है। तो अगर सीबीआई के तहत जांच जो चल रही है उसका मुकदमा आज तक चल रहा है, 2012 से लेकर 2026 तक, तो अभी आप सीबीआई के हवाले कर देंगे तो क्या उसका निपटारा जल्द हो जाएगा? तो सीबीआई से बड़ी एजेंसी सीआईडी है तब, या कोई और एजेंसी? उनको ये लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहब को सामने खड़ा करके स्वतंत्र करा देते हैं, जहां उनको विश्वास है, अगर सीबीआई पे विश्वास उनको नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सामने कर ले और सुप्रीम कोर्ट के जज के लीडरशिप में वो करा दे जांच। हम ये चाहते हैं कि अगर ये बात कह के वो करें कि इसकी जांचें बहुत लंबी चलती है, अगर वो सीबीआई के बारे ये करें तो सबसे शॉर्ट, माने वो करना चाहते हैं तो शॉर्ट जांच कराए और एक समय सीमा के अंदर
किसी जज की एक टीम बना दे। जज जब यहाँ से जाके एसआईआर का काम कर सकते हैं, बंगाल में एसआईआर का काम किया, सारे जज छुट्टी में चले गए और उस काम को पूरा किया, देश के लिए वो जरूरी था, तो देश के लिए ये भी जरूरी है। और हमको लग रहा है कि हमारा एनडीए गवर्नमेंट इसमें साथ भी देगा। आप तय करिए, आप निर्णय लीजिए कि हम जजों की एक टीम के माध्यम से इसकी जांच कराएंगे, हम इसमें मदद करेंगे। एक बड़ा सवाल है, चूँकि झारखंड बहुत लंबे समय से मैं भी आता जाता रहता हूँ, 26 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, संसाधनों से भरपूर राज्य है, खनिज संपदा बेहिसाब है, फिर भी इस राज्य का आधा तबका, आधी आबादी जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जीवन की, उसके लिए मोहताज है। क्या कारण रहा है? देखो, जो लीडरशिप इस प्रदेश को मिलना चाहिए, वो पहले तो प्रारंभिक काल में सरकारें बहुत छोटी छोटी बनी है। मानसिक रूप से हमारे राजनेता जो हमारे प्रदेश में जो पॉलिटिकल चेहरा हैं, वो खुद को उस लेवल में हम स्थापित नहीं कर पाए। एक बड़ा कारण है, जब भी हम सोच को बड़ा नहीं करेंगे, हम अपने स्टेट के ओवरऑल आबादी को कंपेयर करते हुए डेवलपमेंट मोड पर हम अपने आप को नहीं ले जाएंगे, तब तक ये कठिनाई रहेगी। प्रारंभ काल में सरकारें 1 से 9 साल तक सरकारें काफ़ी बदली है, छोटी छोटी सरकारों का आना रहा, तो हो रहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हुआ, ये काम शुरू होता है बड़ा लेट से। 5-5 साल की सरकारें अभी लगातार 3 बार अभी बनी है, नहीं तो पहले 5 साल की सरकार आती नहीं थी। 14 महीना भाई साहब, 26 महीना, 22 महीना की होती थी। लेकिन इसके बाद भी कभी भी एक प्रारूप नहीं है प्रदेश के अंदर में कि एक सोच के साथ एक रूप से हम प्रदेश को आगे ले जाएं। इस गवर्नमेंट का एजेंडा में नहीं है। अभी 7 साल से ये लोग चला रहे हैं, जो लोग एजेंडा में डेवलपमेंट जैसा विषय ही नहीं है। इन्होंने सारा चीज़ छल कपट से करना चाहते हैं। छल कपट से पहले वोट को संग्रह करते हैं, चुनाव के एन वक्त पर मैया योजना जैसी योजना लेकर आते हैं जी। ये मैया योजना मतलब होता है कि वो महिलाओं के लिए एक समृद्धि का आधार मानकर लेके आते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम प्लान करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। आफ्टर इलेक्शन की लाने का प्रक्रिया को फिर से तैयार किया जाता है, लोगों को छांटा जाता है। अभी अगर इतना हिडन एजेंडा गवर्नमेंट का था तो इतना रेगुलर चलना चाहिए। कभी भी डेवलपमेंट के उस मानक को सामने रखकर चर्चाएं नहीं हो रही है यहाँ पर। ये गवर्नमेंट कभी भी अभी क्या हो रहा है राज्य में, हम लोग तो यही बोलते थे, पहले खनिज संपदा का डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है यहाँ पर। आगे होता था यहाँ पर स्टेट के अंदर में माइनिंग करेगा और माइनिंग करके फिर राजस्व लेके आएंगे। ये सरकार के संरक्षित जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो अब जिला का हेड कर रहे हैं, माने हेड कर रहे हैं। और अनलीगल माइंस की संख्या आप देख लो कि लीगल से ज़्यादा लीगल माइंस चल रही हैं, जो खुलेआम चल रहा है, जिसको पूरे सबको पता है। अभी तो आप इसका एक इस पे चले जाइएगा तो पता चलेगा। जिस समृद्धि की बात कर रहे हैं, हमारी समृद्धि को सरकार डायरेक्ट सेल करने में लगी हुई है। समृद्धि का जो आधार होगा, जो पर कैपिटा इनकम में जाके जो सेट होता है, उसको इन्होंने गवर्नमेंट के पदाधिकारियों को द्वारा सेल आउट करने की तैयारी कर ली है, जो इनके संरक्षण में चल रहा है। तो स्टेट का सबसे बड़ा बाधक तो वहीं पर हो जाता है कि हम कोई नया काम कर ही नहीं पाते हैं, हम गरीब लोग के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि जीने के लिए मिलने वाला अनाज से ही शायद चीज़ें चली जाएंगी। मैंने पहले ही कहा है, स्टेट में टीचर्स की कमी, ये स्कूल अच्छा करना नहीं चाहते, ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं करना चाहते हैं। जो बेसिक आवश्यकता लोगों की है, वहाँ इनका फोकस 0 है। सुदेश जी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेता रहे हैं, आंदोलन से निकला हुआ दल है। शुरुआत में शायद ये बात मैं आपको बताना भूल गया, और लगातार संघर्षों के जरिए यह दल आगे बढ़ता रहा, जनाधार बढ़ाता रहा और एनडीए का हिस्सा रहा है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि हम एनडीए की तरफ से ऐसा करने को तैयार हैं। मैं आता हूँ इस बात पर जो आपने अभी सवाल उठाया कि माइंस बेचे जा रहे हैं। विपक्ष का नेता होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते, एनडीए का एक बड़ा सहयोगी दल होने के नाते यह फर्ज तो बनता है कि अगर सरकार यहाँ की संपदा बेच रही है, यहाँ के लोगों के हितों की बलि चढ़ा रही है, जिस साधन संसाधन का प्रयोग यहाँ की बेहतरी के लिए होना चाहिए वो बेचा जा रहा है, तो फिर आप तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, आप तो सड़क पर उतरेंगे, आप तो सरकार से लड़ेंगे। बिल्कुल हम लड़ाई भी प्रारंभ कर दी। मैंने अभी एक थाना का शिकायत, एक माइंस का शिकायत तक एक आम लोग नहीं कर सकता है, ऐसा इन्होंने धनबाद के अंदर बना के रखा था। हमने सड़क अभी 1-1.5 महीना हुआ है, हमने सड़क पर उतर कर चेतावनी दी है कि भाई उतर कर चेतावनी दी कि इस तरह के जो व्यवसायी यहाँ पर खड़ा किए गए हैं, जिस रूप से थाना और जिले के कप्तान पुलिस जिस काम में रात भर जाग के जिस काम का निर्वहन कर रही है, ये झारखंड की परंपरा का हिस्सा नहीं है।
ये यहाँ के लोगों का मूल हिस्सा को अगर आप बेचने का काम करेंगे सरकार के संरक्षण में, तो आपके खिलाफ पब्लिक को खड़ा करेंगे। हम लोग ने भी बड़ा मास रैली वहाँ निकाला। मैं ये भी देखा कि इसको लेकर जब गृह मंत्री भी बड़ा सीरियस हुए हैं और अभी लगातार रेड चल रहे हैं, लगातार वहाँ पर रेड चल रहे हैं। और मैंने थोड़ा कहा है कि कानून में थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है, जो मैं महसूस करता हूँ और मैंने सजेस्ट भी किया है। मैं माननीय कोयले मंत्री से भी मिला और मैं एचएम से भी इस विषय में मिल के मुझे बात भी करनी है। जैसे रेलवे को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे रेलवे संपत्ति का कोई दुरुपयोग ना करे, और दुरुपयोग होने पर उनके अपने थाने हैं जहां पर वो केस किया जाता है और वहां उनकी अदालतों पे जाना पड़ता है। उसी तरह जितने माइनिंग एरिया में हैं, जो ये काम ये लगातार सुनाई देता है कि माइनिंग एरिया में इलीगल माइनिंग चल रहे हैं, तो उस एरिया में भी अब उनके जो सीआईएसएफ हैं, सीआईएसएफ थाना की स्थापना करा जाए और थाना को विशेष शक्ति दिया जाए रेलवे की तरह, ताकि वहाँ पर जो भी इस तरह से जो लोग अनलीगल काम को चला रहे हैं या अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज हो सके। नहीं तो फिर डिपेंड होना पड़ता है। आप पकड़ सकते हैं, लेकिन केस करने के लिए आपको फिर से जो स्टेट पुलिस के पास आना पड़ता है, जो स्टेट पुलिस कोऑपरेट नहीं कर पाती है, ये शिकायत बनता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कानून इस रूप से बने ताकि खान सुरक्षा के लिए एक अपना निजी थाना हो, उनके कोर्ट अलग हो और उसमें उस सजा का भी अधिकार दिया जाए। सुदेश जी जो एचएम की बात कर रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं, और संघीय व्यवस्था में जो खनिज संपदा होती है वो केंद्र सरकार के तहत होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसकी लूट जो है राज्य सरकार ने अपना ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि यही हो रही है, और उसके खिलाफ आप केंद्र सरकार से, यानी कि जो आपकी एनडीए की सरकार है, उससे शिकायत करना चाहते हैं। वहाँ से कोई व्यवस्था यहाँ बनने की गुंजाइश आपको दिखती है? देखो, ये बनाना ही पड़ेगा। ओवरऑल लास्ट में जब मान लो सरकारी एक नहीं होगी, मैं देश के हिसाब से सोचता हूँ, सरकारी एक नहीं होंगी तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थोपने की बात चलेगी भाई, कि इनका ये दायरा है, इनका ये अधिकार है, मैं उसको नहीं देख सकता, मैं इसको नहीं देख सकता। इसलिए रेलवे की संपत्ति आज देखोगे बहुत डरते हैं लोग कि भाई रेलवे में कुछ ना कर दें तो उनका केस बहुत कड़ा होता है, वहाँ कोई अपराध करने से डरते हैं। तो वो डर आना होगा कि आप, ये संपत्ति भी देश की संपत्ति है, माइनिंग एरिया भी एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में भी थोड़ा चूंकि राजस्व का सवाल है तो वहाँ चोरी लाजमी रहता है, लोग कोशिश करते हैं। तो इसको हर जगह और स्टेट का विषय और बहस करने के बजाय उस पर कानून इस रूप से बना दिया जाए, उनके अपने थाना का सृजन हो, उनमें अपने कोर्ट की व्यवस्था हो, ताकि उनको राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में जो हम मानते हैं उसका पूरा उपयोग देश में हो सके। इस राज्य के भीतर जो सबसे बड़ा संकट है वो रोजगार का है, नौजवानों के हाथ में काम का है, बड़ा पलायन है। बिहार की तरह ही झारखंड भी पलायन का शिकार है। इतना संपन्न होने के बाद भी खनिज संपदा से अगर रोजगार नहीं है, और आपकी पूरी लड़ाई जो है नौजवानों के, माटी और नौजवान, आपकी पार्टी का जो मूल सिद्धांत रहा है वो यही रहा है, आधार यही रहा है, और इसको लेकर के अगर आप बड़े होते तो तस्वीर थोड़ी बदली होती, तो कुछ तो कसूर आपका भी है। देखो, इसमें आप अगर मापदंड को और समय को देखेंगे तो मैंने कहा स्ट्रक्चर बनाना, प्रारंभ में स्ट्रक्चर पर ही फोकस किया गया है, स्ट्रक्चर बनाने पर ही हम लोग ने जोर दिया है। जिस समय हम यहाँ पर आए थे तो इस एरिया जो बिहार, संपूर्ण बिहार से हम आए थे, तो याद करिएगा कि ये सड़कों का माने बेसिक स्ट्रक्चर आवागमन का जीरो था। हमने उसका प्रभार लिया था, मुझे प्रभार दायित्व दिया था। आप याद करेंगे उस समय के रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि मुझे काम के नाम पर ही जाना जाता था। अगर मुझसे बात करेंगे स्टेट के अंदर में कोई एक व्यक्ति जिसको काम के लिए जाना जाता है, वो व्यक्ति हम ही होंगे और कोई दूसरा आसपास नहीं रहेगा। सुदेश जी ना सिर्फ सबसे कम उम्र के मंत्री बने झारखंड में, बल्कि इनको जो पहला जिम्मा मिला था वो सड़क परिवहन का ही मिला था, रोड ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल से बिहार से अंतर हो गया था। मुझे याद है आदरणीय उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे आडवाणी साहब, एनडीए की बैठक थी 2004 में, चुनाव में उन्होंने कहा था कि केवल सड़कों के नाम पर ही हम इस बार चुनाव यहाँ पर लड़ लेंगे, क्योंकि बिहार और झारखंड होने का अंतर हमने पैदा कर दिया था। तो जितनी बड़ी कल्पनाएं यहाँ पर है, यहाँ पर जितनी बड़ी कल्पनाएं हैं, राष्ट्रीय खेल का होना, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आना, पंचायतों का चुनाव लंबे समय के बाद होना, मैं जब भी रहा हूँ, अगर आप उसके पूरे निकाल के देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। जो भी बड़ा काम इधर स्टेट में थोड़ा चेंज का आया है, उसका लीडरशिप में कहीं ना कहीं हमें है। हम गृह मंत्रालय में रहे हैं, आप गृह मंत्री, आप थाना, मतलब आप समझ सकते हैं कि थाना में लोगों का जाना बहुत सहज नहीं होता है। आम आदमी थाना नहीं जा सकता है। आज भी जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए कि थाना जाने के लिए वो होता है कि पैर भी पकड़ा जाए। किसको पकड़ा जाए कि उस एरिया में जो दरोगा के साथ जिसका संबंध अच्छा है, एसपी के साथ, जब उसको बिना पकड़े कोई आम आदमी तो जा ही नहीं सकता आज के दिन में भी। मैंने उसी अवस्था में
जब उस समय ये उग्रवाद से घिरा क्षेत्र रहता था, उस समय हमारी लड़ाई ये बेसिक पुलिसिंग नहीं था, तब सीधे लड़ाई एक मिलिट्री की तरह हुआ करता था। जब हम पुलिस होके मिलिट्री से खिलाफ फाइट करते थे, हमारी पूरी टीम उनके खिलाफ ज़्यादा सचेत रहती थी। नक्सली इस रूप से इस प्रदेश के अंदर हावी हुआ करते थे। हम उस समय की बात करते हैं, उस समय नक्सली क्षेत्रों में और उनका जो ये गढ़ माना जाता था, झारखंड आना माना एक भाई होता था कि झारखंड नहीं जा सकते, कहीं भी कोई हम लोग को उठा लेगा, ऐसी चर्चाएं दिल्ली में होती थी। हम लोग बैठते थे, जब बैठते थे तो कोई दूसरा चर्चा होता ही नहीं था। वो कहते थे कि भाई नक्सल एरिया है, वहाँ जाएंगे कैसे, वहाँ कहीं भी तो किसी को उठा लेते हैं। आज देखो चीज़ें बदली है और हमने जो मैं कहना चाह रहा था कि मैंने थाने के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए थाना में भी स्वागत कक्ष स्थापित किया था कि थाना में भी स्वागत कक्ष हो सकता है कि सिपाही आम लोगों के लिए एक गिलास पानी देगा और कहेगा कि भाई आपकी शिकायत क्या है। ये वातावरण प्रदेश में लाने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरी लीडरशिप में प्रारंभ हुआ था। मैंने उसमें मानवीय व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस किया था कि पुलिस का मानवीय जो चेहरा है वो ज़्यादा सामने आना चाहिए। उनका ये चेहरा नहीं, डंडा गोली वाला चेहरा नहीं, ये चेहरा आना चाहिए ताकि आप पर विश्वास बना रहे। वो दूसरे थॉट आए ही नहीं लोगों को कि उसका विश्वास का केंद्र जंगल हो। मैं अपने आगे के सवाल पे आऊँ। एक बुनियादी बात बनती है, चूँकि 26 साल राज्य को हो गए हैं और लगभग 13 साल आपका गठबंधन ही सत्ता में रहा है, एनडीए रहा है। कोई भी आदमी जब झारखंड की स्थिति पर चर्चा करेगा, वहाँ के सवालों पर आकर के जवाब ढूंढेगा तो उसमें आप आएंगे। 13 साल में एनडीए ने झारखंड के लिए क्या किया? देखो 13 साल के एनडीए के पीरियड बता दिया, 9 साल का पीरियड बड़ा छोटा पीरियड था। उस पीरियड में भी हमारी कोशिश यही रही कि सारे बड़े काम को जल्दी निपटाया जाए। मैं अपने हिस्से की बात ज़्यादा कर सकता हूँ और ये कोशिश भी रही, तब होती थी डेवलपमेंट की बात, इतना भ्रष्ट और भ्रष्टाचार का विषय नहीं था। माने लोग चोरी करने से डरते थे, अभी तो सीधे डकैती हो रही है। आपने रोजगार का बात पूछना चाहा था, अभी रोजगार जैसे विषय पर पूछना चाहा था। अब मैं आता हूँ रोजगार जैसे विषय पर। रोजगार के मूल को समझेंगे तब तो उसका आधार बनाएंगे। आज देखो 7 साल से ये सरकार 3 लाख गवर्नमेंट नौकरी को बेच रही है। 7 साल से गवर्नमेंट नौकरी हमारा कितना है? हमारे टोटल जो आबादी और पढ़े लिखे नौजवान, रजिस्टर्ड नौजवान जो भी हैं, उसका प्रतिशत का कितना परसेंट आती? 3% भी नहीं हो पाएगा। तो सोचो सेकंड जो 40 लाख हाथों में जो कुछ भी काम नहीं है, ये इतनी बड़ी आबादी जो है जिसके हाथ में, हाँ, वो उसका कनेक्शन क्या होगा? क्या रोड मैप है सरकार के पास? मुझे बता दे। मैंने एक तो ठीक है, हम लोग अभी 2 एग्ज़ाम के लिए हम लोग इतना ज़्यादा ये है बातें कर रहे हैं, केवल 2 एग्ज़ाम, इतनी सारी जितनी भर्तियां हुई है, इसी पे हम लोग उलझे हुए हैं। अभी इतना 97% यूथ के लिए कोई ज़ीरो प्लान पर है। इस नौकरी से बाहर जो पेशा क्या है हमारा, व्यापार क्या है, हम खेती पर आधारित नौकरी कहाँ क्रिएट कर पा रहे हैं? हमारा सेकंड प्लान ही इस नौकरी से बाहर नहीं। और 7 साल से 25 लाख नौकरी का वादा करके पहली बार आए हैं, 2,500 का पैसा देकर दूसरी बार आए हैं, और ये बातें ऐसे ही चली आ रही है जिसके लिए कोई प्लान नहीं। अभी मेरा संवाद, यूथ संवाद का कार्यक्रम है मेरा पूरा स्टेट में, मैं इसी पर बात करूंगा। और मैं कहता हूं कि स्थिर रूप से इस चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। प्रॉपर प्लान करने की आवश्यकता है कि हर घर का नौजवान कैसे आप गरीबी रेखा से ऊपर लेके आएंगे। आधी आबादी तो अगर केवल मिलने वाले राशन से और आपकी राशि से अगर घर चलाएंगे तो घर आगे कब जाएगा? जनरेशन ग्रोथ कैसे करेगा यदि घर में लड़का पढ़ेगा नहीं, उनको बेहतर शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे, हेल्थ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम अपग्रेड कैसे कर पाएंगे स्टेट और देश को? इसके प्लान हैं, हम आ रहे हैं। हमारा पहले तो ये सवाल है इन पर, ये सरकार के ऊपर, कि ये तो फर्स्ट ये है कि आप जो 1,68,000 के आसपास की नौकरी शेष बची है, इसको एक समय सीमा के अंदर नहीं भर पाए। पिछले 5 साल में मैं बोला था कि 50,000 नौकरी नहीं दे पाएंगे। मैं हाउस में इनको बोला था कि हम आपको देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप 50,000 नौकरी नहीं दे पाए 50,000 लोगों को नौकरी। 1,68,000 भरना, 2000 में इतनी गलतियां, इतना लूट मचा के रखे हैं। 1,68,000 पद भरते भरते ये दुकान में, इनकी दुकान कब सजेगी? देखो टुकड़ा में बांट रहे हैं, 200 अभी, 400 अभी, 600 अभी, तो पूरा 1,68,000 को पहुंचाने में ये पूरा 5 साल गुजारने की तैयारी में, यही तैयारी में। तो जो अभी लड़के खुद सड़क पर आके इस चीज़ों को देख रहे हैं और उसके खिलाफ में आंदोलित हैं। सुदेश भाई, जरा ये बताइएगा कि एक राजनेता जब वो मंत्री होता है, गृह मंत्री है या उप मुख्यमंत्री है या फिर कई दूसरी तरह की जिम्मेदारियों लेकर रहता है, सरकार जब रहती है तो बड़ा व्यस्त रहता है। लेकिन जब सरकार नहीं रहती है और आपकी तरह का नेता जो बड़े जनाधार का है, संघर्षों से निकला हुआ है, वो क्या करता है? मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ, उससे ज़्यादा संगठन चलाना, सब सरकार चलाने से कठिन है आज के दिन में।
कि संगठन को जिंदा रखना, पार्टी को मोटिवेशन में ले जाना, कार्यकर्ता तैयार करना, उनके लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान करना, कई लेयर पे काम करना पड़ता है। मुझे कल से ज़्यादा व्यस्त हम संगठन के काम में रहते हैं और बिजी रहते हैं कल से ज़्यादा। सरकार के लिए आपको हैंड्स मिल जाते हैं, बना बनाए हैंड्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप काम करते हैं। यहाँ हैंड्स को भी तैयार करना पड़ता है, जिनको उस रूप से तैयार करना पड़ता है, उनको आगे ले जाना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा है, वहाँ कैसे अपने आप को खड़ा किया जाए, ये बहुत चुनौती है। पार्टी चलाना बहुत कठिन है। लंबे समय से आप राजनीति में हैं, कोई ऐसा नेता जिसका बड़ा प्रभाव रहा हो आप पर, या आप जिसको लगता है कि यार ये तो शानदार है? देखो, इतना उदाहरण जीवन में तो सेठ ही नहीं कर पाए, या इतना देखने का भी ये नहीं है। अच्छे लोग होंगे, बहुत संघर्ष से लोग आते हैं। अधिकतर लोगों का करियर तो नीचे बड़ा संघर्ष भरा ही रहता है, तो अच्छा ही रहता है करियर। लेकिन यह है कि उस रूटीन में चीज़ों को सेट नहीं कर पाते हैं तो अधूरा रह जाता है कि आप जिस रूटीन से आए। और ये दशक जो अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में और पहले का दौर में थोड़ा फर्क अंतर है। चूँकि अंतर इस बात का है कि तब लीडर बड़ा नीचे से काम करते करते आते थे, उनके पास आगे आने का साधन ही था संघर्ष, कि आप आगे आएंगे तो संघर्ष बहुत करिएगा, लोगों को कनेक्ट करिएगा, कितना मास लीडर बन सकते हैं, कितना प्रभावी आप बन सकते हैं। लेकिन आज के दिन में जब मीडिया इतनी प्रभावी हो गई, सोशल मीडिया का दौर चला है, तो आज के दिन में रील से भी कई लोग काम कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ना, नेता का जो बैकग्राउंड है उसको लोग देख नहीं पाते हैं और प्रभावित होकर समय बहुत गलत डिसीजन भी हो जा रहा है। ये इस दौर में जो एक अच्छाई है कि जल्दी से आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बुरा यही है कि हम पीछे नहीं झांक पाते हैं, पीछे झांक नहीं पाते हैं। और हमने नेता का चयन इस रूप से करते हैं। नेता चुनना, हम तो कभी कभी बोलते हैं कि परिवार चुनना की तरह है, उतना भी ज़्यादा ठोक बजा के चुनना चाहिए कि लीडर जब हम चयन कर रहे हैं तो प्रयोग के लिए ना चयन करें कि इसको भी इस बार देख लेते हैं। हमारे यहाँ होता है कि एक बार इसको देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं, हमेशा ये होता है। ये मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। देखा परखा को ही लाना चाहिए, जिसको आप देख चुके हैं, जिसके अनुभवों को आप देख चुके हैं, वो लीडर्स अगर आते हैं तो आपको अच्छे काम होंगे। चूँकि आने के बाद उनको परीक्षा में नहीं, चूँकि आप कोई एमएलए एमपी या कुछ बन जाने के बाद उनको लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है, ऐसा फील करते हैं लोग भी, ऐसा मानने लगते हैं कि वो चाहे उस मामले में उनको शून्यता है लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। वो नेता क्यों स्वीकार करे भाई? तो ये जो एक मापदंड आ गया है, ये एक बहुत चैलेंजिंग दौर है जो अच्छे लीडर पाने का। जो पीछे के लीडर्स में जो संघर्ष से धीरे धीरे करके ऊपर आते थे, कई परीक्षाओं में बैठते थे, कई बार गिरते थे, ठोकर खाते थे, फिर आगे जाते थे, तो वो अब कम मिलेंगे। अब आपको सोशल मीडिया के दौर में वो आज को दिखा के लोगों को प्रभावित करके फिर अगला चयन के लिए आपको मजबूर करेंगे। नेता भी रील टाइप हो गए हैं, स्क्रॉल करते रहो। बिल्कुल वो दौर अभी चल रहा है, क्योंकि हम विश्वास जितना इस पर करेंगे, कैमरा पर जितना विश्वास करेंगे, हम तो हमेशा कहते थे फील्ड पर विश्वास करिए, उनके कर्मों को विश्वास करिए, उनके कर्म बताइए। जैसे हम नेता का तो ये पद्धति चाहते हैं कि पॉलिसी आधारित लीडर्स हो, डिबेट कराइए, जैसे अमेरिका वगैरह में भी डिबेट होता है। लीडर का डिबेट कराइए कि राज्य की पॉलिसी पर, कोई पॉलिसी बोल लीजिए, चाहे यूथ की पॉलिसी पर उनका क्या प्लान है, उनको पूरे पब्लिक सुने और सबको मौका दीजिए। ये जो मेरा चौथा स्तंभ है ना, इसको इस काम में बड़ा मुझे लगता है कि इस काम को करना चाहिए कि मैं आपको, जैसे वहाँ तो एक परिपाटी रही है, अमेरिका में परिपाटी है कि वहाँ इकोनॉमी पर उनका क्या राय है, लोगों के बारे क्या राय है, हमारे संबंधों के बारे क्या राय है, वो लोग एक लाते हैं एक प्लेटफॉर्म में जो पार्टी लीडर को सामने ले। यहाँ तो ये भी नहीं पता चलता है पार्टी का विधायक कौन आएगा, 7 लोग चलते हैं, एक लोग कोई भी आ जाता है और पब्लिक को पार्टी के लिए उसको मानना पड़ता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री कौन आएगा ये लोगों को पता नहीं रहता है। भाई मेरा लीडर, मेरा भाग्य विधाता कौन होगा, वो पब्लिक को जानने का हक है ना। थोड़ा इस प्रणाली में आप थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो पहले लीडर शो होना चाहिए कि नेता कौन, और नेता कौन है तो नेता की शक्ति क्या है। वहाँ जाने के बाद राज्य चलाना आसान थोड़ी है, बहुमत आपको आ जाएगा, बहुमत ले आएंगे, झूठ सच कुछ करके भी आप बहुमत तो आ जाता है, लेकिन बहुमत के बाद सरकारें चलाना, बहुमत को पब्लिक के लिए तैयार, माने उसके लीडरशिप को उस पर समर्पित करना और स्टेट को आगे ले जाना, वो आसान काम नहीं है। सरकार इतना बड़ा सिस्टम को चलाना वो तो बहुत कठिन हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए सरकारें बहुमत के बाद भी फेल होती है। फेल क्यों हो जाते हैं? फेल इसलिए होते हैं क्योंकि राज्य चलाना नहीं आते।
ये शानदार है कि दरअसल भारत जैसे लोकतंत्र के भीतर आप पहले नेता लेकर के सामने आइए। जब नेता आएगा तो जाहिर है कोई पॉलिसी पर आएगा, वो डिबेट करेगा, लोगों को कन्विंस करेगा। जब वो व्यवस्था में आएगा तो फिर उसी पॉलिसी के मुताबिक आगे जाएगा। हम चेहरा लेकर के बाद में आते हैं तो वो अपना काम करता है, क्योंकि पॉलिसी पर वो आया नहीं, वो अपने ज़रिए जीत करके आया है तो काम वो अपना करता है। तो ये जो हम कुछ देख रहे हैं ये सब उसी का नतीजा है। मेरा चलते चलते आखिरी सवाल है, ये जो आंदोलन चल रहा है लड़कों के बीच में एक डर है। डर ये है कि जिस तरीके से विधानसभा के बाहर लाठियाँ चलीं वो लौट करके आ गए हैं और जयपाल सिंह मुन्ना स्टेडियम में उनका धरना चल रहा है। कभी भी वैसे ही ताकत का इस्तेमाल करके लाठी चला करके उनको वहाँ से भगाया जा सकता है और उनका पूरा तंबू उखाड़ करके फेंका जा सकता है। मैं बोलता हूँ, जब भी किसी सरकार ने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, आंदोलनकारी का तंबू उखाड़ने का प्रयास करेंगे तो सरकार का तंबू उखड़ गया, ये रिकॉर्ड है। अगर ऐसा सरकार सोच रही है तो नए लड़के हैं, ये कभी इस परिपाटी में रहे नहीं हैं, अपने मांग को लेकर आए हैं तो ये भाई इनमें रहेगा। भाई को भी जिस सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मैं आज यही बात उनसे किया था, यही बात उनसे मैं कर रहा था। और मैं कह रहा था कि ठीक है, तो संयोजक मंडली रहे जो बात कर रहे हैं उनको भी बड़ा पुख्ता रहना पड़ेगा, विषय पर पुख्ता रहना पड़ेगा, उनके प्रभाव में नहीं आना पड़ेगा और सही रूप से अपनी बात को रखना है। सरकार आपको सुनना चाहती है तो पब्लिक भी देखना चाहती है कि हमारा प्रोटेस्ट करने वाला, जिनको इतना लोगों का, इतना विद्यार्थियों का समर्थन है, वो बेहतर रूप पे टेबल में बात करके आई। ये हम लोग चाहते हैं और इनका आंदोलन ना कुचला जाए, इनके आंदोलन पे सरकार का कुप्रभाव ना पड़े, ये सपोर्ट तो हम लोग करेंगे इनको। आंदोलनकारी छात्रों के भीतर में 24 घंटे पहले यानी कि जब पिट करके वो आए थे, मैं डर देख रहा था, वो धीरे धीरे अब जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि उनको बाकी दलों की तरफ से समर्थन मिल रहा है। आंदोलन उनका है, मुद्दा उनका है, लड़ाई उनकी है, लेकिन आपको उजाड़ कर मार कर नहीं फेंका जाएगा, यह भरोसा उनको मिलने लगा है। और लोकतंत्र के भीतर इस तरह का भरोसा जो होता है वो आपको लड़ने के लिए ज़मीन देता है, ताकत भी देता है। सुदेश जी वैसे नेताओं में से हैं जो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ पिछले 26 साल से हैं। बाकी सारे दल आते रहे, जाते रहे, आते रहे, लेकिन 26 साल से ये बीजेपी के साथ ही हैं। चलते चलते मैं पूछना चाहूँगा, ये क्या है 26 साल? नहीं, ये एक विषय है, नीतिगत विषय है। राष्ट्र निर्माण के जो फेवर में जो लोग हम सामने देखे हैं, जो वाजपेयी साहब के समय से देख रहे हैं, आडवाणी साहब और पूरी टीम के, बहुत उस समय बहुत छोटा था मैं, बड़ा नज़दीक रहा हूँ, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर अगर जो समर्पण का मुद्दा उनमें था और जो नीतियों को आगे लेकर चल रहे थे, तो वो पहली बार एनडीए जैसा कॉन्सेप्ट भी तो उन्हीं का था कि हम सभी छोटे दलों को मिलकर चलाएंगे, क्योंकि भारत को एक जगह से बैठकर हाँकना संभव नहीं था। कई बार वाजपेयी साहब ने अपनी सभाओं में बात को कहा था, भारत विविधताओं का देश है और विविधताओं में क्षेत्रीय दलों का महत्व, क्षेत्रीय विषयों का महत्व बना रहना चाहिए, और इसीलिए एनडीए बना था। ये एनडीए बनने का उद्देश्य भी यही था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसको वो एक गांठ बना हुआ है और आगे वो चल रहा है। मेरा सेकंड थॉट आता नहीं है, कभी चलते चलते सेकंड थॉट जीवन में आता नहीं है। मैं अपना स्टेट, मेरा यहाँ के लिए प्राथमिकता है, देश के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरी टीम काम कर रही है, और मैं ये दोनों को साथ चूँकि रहा हूँ, इसकी दूसरी पीढ़ी के जितने भी लीडर्स रहे हैं उनके साथ भी बड़ा संबंध अच्छा रहा है। मैं देश के लिए भी बराबर उसी तरह से सोचता हूँ और सपाट एक तरह सोचता हूँ कि व्यक्ति स्वार्थ के लिए केवल ये पक्ष वो पक्ष होते रहना से उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन पे प्रभाव पड़ता है। आपको पद पे रहेंगे, आपका ऑनर होगा, ऑनर करेंगे तो उस सीमाओं तक ऑनर करने के लिए, चूँकि पद का जो लाभ का पद में लोग जाते हैं तो उनका ऑनर होता है, थोड़ा प्रभाव डालता है। चूँकि यहाँ पर जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र अभी भी पूर्ण रूप से राजतंत्र से बाहर आया नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिक उसका केंद्र बन जाता है। जब आप चेयर पे जाते हैं तो वो शक्तियाँ कहीं ना कहीं आपको प्रभाव डालने लगते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने मैंने शक्तियों को भी देखा है, संघर्ष भी देखा है। चूँकि जीवन संघर्ष से आया है तो मैं ग्राउंड डाउन टू अर्थ में हमेशा ज़मीन पर रह के चीज़ों को आकलन करता हूँ। इसलिए मुझे कभी पद का प्रभाव ये नहीं रहता कि यहाँ न रह के आप उधर से जाके भी दूसरे पक्ष में भी, चूँकि विचार नहीं मिलता है तो पद मेरे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं बनता है। इसलिए मैंने सभी पदों को देखा है। मैंने संघर्ष एक कैडर से शुरू हुआ हूँ, मुझे कोई विरासत मिली हुई सत्ता तो थी नहीं।
मैं खुद का परिचय खुद से संघर्ष से तैयार किया हूँ, तो फिर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, राज्य के लिए बहुत काम करना है। पूरा राज्य का मैप, सभी लोगों का मैप, सभी समुदाय का मैप मेरे सामने है और मैं इस राज्य को उस रूप से देखना, मेरा पूरा समर्पण स्टेट को एक बार स्टेट जो इसकी योग्यता है उस पर खड़ा करना है। मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। कुछ बातें बहुत स्ट्रेट और बहुत कड़वी कह जाए सुदेश भाई। जैसे ने कहा कि भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन इसमें राजतंत्र भी है, और ये एक लंबी चर्चा और बहस इस पर हो सकती है, लेकिन ये बात कड़वी हो सकती है लेकिन है असली, सच है। मैं रांची से चला, रांची के बाहर आपका घर है, तो बीच में मौसम बरसात सा हो गया। उसके बाद चला तो इतनी तेज़ बरसात थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद आगे बढ़ा तो फिर मौसम पहले जैसा हो गया। तो यहाँ मौसम लगातार बदलता रहता है, और वो जल्दी जल्दी बदलते मौसम की तरह यहाँ की सियासत भी पहले ऐसे ही चल रही थी। बाद में वो 5-5 साल का जो कार्यकाल होता है सरकारों का, वो चलने लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो मौसम मेरा बाद का मिला बहुत तेज़ बरसात के बाद, वो धीरे धीरे वैसे ही लंबा चलेगा और यहाँ चीज़ें व्यवस्थित होंगी। फिलहाल यह मौसम जो बरसात का और फिर उसके बाद खाली होने का है, वो स्थिति आंदोलन की है जो छात्रों की है। सुरेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बात की। धन्यवाद बहुत आपको।